जेएनयू के योगी थे, योगी आदित्यनाथ जी के बिल्कुल उनके लिबास में आए थे। उन्होंने एक ख़ास तरह का कई नारे लगाए और उसके बाद फिर इस्लाम और नमाज के बारे में, एक मज़हब के बारे में, एक धर्म के बारे में उनको निशाना बनाया। ये एक हमें लगता है कि थोड़ा सा बहुत अफसोसनाक मामला है। जो जेएनयू में इस तरह का माहौल नहीं हुआ करता था, ये कल्चर नहीं हुआ करता था, उस तरफ जेएनयू को ढकेलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनके बारे में जब देखा गया और छात्रों के बीच में पता चला कि कोई बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, में आ रहा है एक हम कह सकते हैं कि लेफ्ट यूनिटी एक बार फिर मजबूत पोजीशन में है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। बैकग्राउंड में देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होनी है और आज से काउंटिंग 2 दिन तक चलेगी। हमारे साथ एक सीनियर पत्रकार मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में किस तरह से उसके जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है आप उसे किस तरह से देखते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं हो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस विषय पर मुझसे बात की। लेकिन ख़ास बात यह है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जो है ये अपने आप में बहुत ख़ास है। दीगर यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजेस की अगर बात करते हैं तो वहाँ का इलेक्शन और जेएनयू का इलेक्शन बहुत फ़र्क होता है। उसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेएनयू से जुड़े हुए छात्र हैं, जब भी इलेक्शन आता है तो वो ज़रूर इसमें आते हैं और देखते हैं। एक फेस्टिवल का माहौल होता है। आप ये जो काउंटिंग देख रहे हैं, इस तरह का यहाँ माहौल है, इस तरह का माहौल दूसरी जगहों पे नहीं देखने को मिलता है। तो जेएनयू अपने आप में इसका इलेक्शन जो है बहुत ख़ास होता है। यहाँ पर ख़ास तौर पे अगर पैसों की बात की जाए, मनी की बात की जाए, तो उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ये जेएनयू की खास बात है। और ये जो अभी काउंटिंग का माहौल चल रहा है, ये आने वाले 1-2 दिनों तक हम उम्मीद करते हैं कि अभी थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग शुरू होने के बाद 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद में फिर इसका रिजल्ट आता है। पिछले 2 बार 3 बार हमने देखा है कि 2 दिन के बाद रिजल्ट आ पाया है। तो ये जेएनयू का एक खास पूरा मामला है कि एक फेस्टिवल का माहौल होता है। अगर आप थोड़ा सा ये हमारे ऑडियंस को बता सके कि ये इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से चलते हैं, कितने दिनों के होते हैं और उसके बाद किस तरह से ये खत्म होता है। देखिए, जेएनयू की एक बहुत ख़ास बात यह है कि जेएनयू की एक इलेक्शन कमेटी होती है। जो उसके स्टूडेंट्स होते हैं वो एक कमेटी बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन होता है, वो इस पूरे इलेक्शन को वही अंजाम देता है। एक ख़ास बात ये हो गई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, जो इलेक्शन की पूरी मुहिम होती है, जो चुनाव प्रचार का पूरा मामला होता है, वो बहुत दिलचस्प होता है। जब चुनाव का पूरा माहौल शुरू होता है तो स्टूडेंट्स डोर टू डोर जाते हैं, हॉस्टल टू हॉस्टल जाते हैं, रूम टू रूम जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। ये एक ख़ास बात होती है। लेकिन उसके बाद जेएनयू इलेक्शन का जो एक उससे ज़्यादा ख़ास मामला है, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, वो एक बहुत अहम मामला होता है। यूजीबीएम जो होता है, यूनिवर्सिटी का जीबीएम होता है, वो बहुत अहम मामला होता है और ये दीगर यूनिवर्सिटियों में नहीं देखने को मिलता है। ये सबसे ख़ास बात होती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जेएनयू का स्टूडेंट मैं खुद रहा हूं। जेएनयू को तकरीबन 8-10 सालों से हमने देखा है। जो उस वक्त का माहौल होता था वो बहुत ख़ास होता था। 2010-11 के बाद का जो माहौल होता था उसमें हमने देखा है और बहुत एक एंजॉय करते थे हम लोग इलेक्शन के टाइम को। उसमें अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंशियल डिबेट में आप देखते हैं वहीं से तय होता है कि किस पार्टी का कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वहाँ की स्पीच के बाद में लोग फिर बच्चे और यहाँ के स्टूडेंट अपनी एक राय कायम करते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं। एक ये बहुत अहम बात होती है और इस बार भी देखने को मिला है और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, जो बहुत बेहतर होता है। एक स्पीच की आपने बात की, तो जो प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है, जितने भी कैंडिडेट होते हैं, जितने भी उम्मीदवार होते हैं, वो पहले स्पीच देते हैं। उनके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक टाइम मुतय्यन किया जाता है और उस समय में वो अपनी बात रखते हैं। ये एक बात होती है। उसके बाद फिर दूसरा मरहला शुरू होता है। दूसरा स्टेप जो होता है वो ये होता है कि सवाल किए जाते हैं। एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से सवाल करते हैं, 2-2 सवाल करने का मौका मिलता है। और तीसरा स्टेप उसका होता है, वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट उनको बहुत परखने की कोशिश करते हैं, जांचने की कोशिश करते हैं और उनकी कसौटी पर कौन सा उम्मीदवार खरा उतरता है, ये स्टूडेंट पहले ही समझ लेता है कि कौन हमारे जो कुछ समस्याएं हैं यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल को लेकर जो समस्याएं हैं। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि उन प्रेसिडेंशियल डिबेट में आप देखते हैं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी की बात नहीं होती है, देश और विदेश की बात की जाती है।
देश विदेश की बात की जाती है कि देश की क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है, विदेश में क्या चल रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो विदेश में क्या रणनीति और क्या पॉलिसी अपनाती है, इस पर बात की जाती है। तो ये बहुत खास होता है। इस तरह से कई मरहलों से गुजरने के बाद में ये डिबेट आखिर इख्तिताम को पहुंचता है और अंजाम को पहुंचता है, और वहीं से उम्मीदवार अपना फिर फैसला करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार ज्यादा मजबूत है। हाँ, एक बात यह है कि आपने प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात की, नारों की बात की, तो जेएनयू के बारे में कहा जाता है पूरे देश में जेएनयू की एक अपनी अलग पहचान होती है, जेएनयू की अलग आइडियोलॉजी है, और ये पूरे देश में देखा जाता है। पिछले 2-3 साल की अगर हम बात कर लें तो जेएनयू बहुत सुर्खियों में रहा। खासतौर पर अगर वो कन्हैया और शैला राशिद का जो पीरियड था, वो मेरा आखिरी साल था, उसके बाद मैं जेएनयू में नहीं था। अगर उस पीरियड की बात करते हैं तो उसी के बाद से जेएनयू को एक दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई। वो दोनों तरफ से हो सकता है, उसको दूसरी बहस का मौजू नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, बहुत शांतिपूर्वक होता था। उसमें एबीवीपी को ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर जीत मिली थी, मुझे याद आ रहा है, सौरभ शर्मा शायद हुआ करते थे, उस वक्त जीत मिली थी, और वहीं से पूरा मामला शुरू होता है। लेकिन अभी का जो मौजूदा प्रेसिडेंशियल डिबेट था, अगर उसकी बात करते हैं, उसको मैंने देखा तो एक बिल्कुल अलग माहौल, जो पहले का माहौल होता था, जेएनयू जिस चीज के लिए जाना जाता था, अब वहां पर वो बात नहीं हुई। एक जो बहुत तकलीफदेह बात मैं आपसे मैं बताऊं, आपको शेयर कर रहा हूं अपने आपके दर्शकों से, कि इस डिबेट में प्रेसिडेंशियल डिबेट में देखा गया कि एक जेएनयू के योगी थे, योगी आदित्यनाथ जी के बिल्कुल उनके लिबास में आए थे। उन्होंने एक ख़ास तरह का कई नारे लगाए, और उसके बाद फिर इस्लाम और नमाज के बारे में, एक मजहब के बारे में, एक धर्म के बारे में उनको निशाना बनाया। ये एक हमें लगता है कि थोड़ा सा बहुत अफसोसनाक मामला है। जो जेएनयू में इस तरह का माहौल नहीं हुआ करता था, ये कल्चर नहीं हुआ करता था, उस तरफ जेएनयू को ढकेलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनके बारे में जब देखा गया और छात्रों के बीच में पता चला कि कोई बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। हालांकि अगर वो कुछ वोट लेते भी हैं, जो उनको थोड़ा मोड़ा वोट मिलेगा, वो एबीवीपी से निकल के आए हैं, एबीवीपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक खास दूसरी तरफ जेएनयू स्टूडेंट्स को ले जाने की कोशिश की। और उसके बाद में ये थोड़ा सा इस पर सोचना होगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो ले जाता हूँ, आप देख रहे हैं देश में मॉब लिंचिंग की जो बात की जा रही है, क्या इस तरह की बात करने के बाद जेएनयू में ऐसा मौका है कि किया जा सकता है? इस तरह के स्पेस हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स इस चीज़ को बर्दाश्त करें? मैंने मॉब लिंचिंग की बात की, अगर आप उसमें देखते हैं तो देश में आप अगर इस तरह का अभी कहीं एक स्टेज पर जाकर इस तरह की नारेबाजी करें तो शायद फिर दूसरे धर्म के लिए बहुत ज़्यादा खतरे का माहौल पैदा हो जाएगा। ये बहुत अफसोसनाक रहा। लेकिन जैसा कि देखने में आ रहा है, एक हम कह सकते हैं कि लेफ्ट यूनिटी एक बार फिर मजबूत पोजीशन में है, और ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन इस इलेक्शन में भी दो बातें हैं। एक बात यह है कि रिजल्ट जो भी होता है, रिजल्ट आएगा, वो 1-2 दिन लग जाएंगे, उस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर कैंडिडेट की बात करें तो एक तरफ लेफ्ट के कैंडिडेट और दूसरी तरफ एबीवीपी के जो कैंडिडेट हैं, दोनों में मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। हो सकता है कि वोटों का मार्जिन जो हो वो ज़्यादा हो, फ़र्क जो पिछले साल 1900 के आसपास का था वो इस बार या उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस बार एबीवीपी ने इलेक्शन पूरे कैंपस में जिस तरह की तैयारी की है और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, और ख़ास तौर पर अगर माइनॉरिटी की बात करते हैं तो माइनॉरिटी तक भी पहुंचने की कोशिश की है, माइनॉरिटी को भी जोड़ा है। और यहाँ तक कि हमें इस बात की इंफॉर्मेशन है कि यहाँ के कुछ अरबिक डिपार्टमेंट वगैरह के टीचर्स वगैरह ने भी इस बात के लिए एबीवीपी के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये हर किसी का अपना अधिकार होता है, हर कोई किसी के साथ जा सकता है, मैं किसी के साथ जा सकता हूँ, किसी का भी समर्थन किया जा सकता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जिस तरह से जो पहले माहौल नहीं होता था, वो माहौल इस बार देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि एबीवीपी पहले से ज़्यादा यहाँ पर मजबूत हो रही है, और वो मेहनत भी कर रही है, अपनी मेहनत और लगन के साथ वो आगे बढ़ रही है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि अभी जो बप्सा वगैरह हैं, तो बप्सा के बारे में देखने को मिला कि वहाँ से जो लेफ्ट यूनिटी का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था, उसने एक बात जमात इस्लामी या एसआईओ वगैरह कर जो की है, वो थोड़ा सा एक अफसोसनाक बात है। एक खास बात यह है कि काउंटिंग शुरू हो गई है, काउंटिंग का ऐलान किया गया है, काउंटिंग शुरू होने जा रही है, जिसका आप लोग इंतजार करते हैं, और जेएनयू के ये लोग जो यहाँ पर मौजूद होते हैं इंतजार करते हैं, तो इनके लिए खुशी की बात है।
बहुत आपने विस्तार से और डिटेल में बताया जेएनयू के इलेक्शन के बारे में। तो अभी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ये कितने दिनों तक चलने वाली है और किस तरह से इसके काउंटिंग के रिजल्ट आते हैं? देखिए, अभी काउंटिंग शुरू होगी और कल तक ये काउंटिंग चलती रहेगी। कल देर रात तक इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि रिजल्ट आ सकता है, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कुछ बाधाएं आई थी काउंटिंग में, जिसकी वजह से 2 दिनों के बाद यानी संडे तक, परसों मॉर्निंग में या लंच तक हम उम्मीद करते हैं कि फिर फाइनली रिजल्ट आ पाएगा। अगर बहुत जल्दी होता है तो फिर संडे की मॉर्निंग तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे लगभग 2 दिन इलेक्शन चलते हैं और 2 दिनों में जो बैलेट पेपर है उससे काउंटिंग होती है और उस काउंटिंग के दरमियान यहाँ पे सबसे पहले काउंसलर जो होते हैं छोटे पोस्ट उनकी काउंटिंग खुलती है और उसके बाद से फिर प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होते हैं सेंटर पैनल के उनके होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितनी भीड़ लगी हुई है और इस तरह से यहाँ पे गाने और नगाड़े वगैरह चलते हैं। सारी चीजें हमने डिटेल में बात की है। सवाल अभी ये जहन में आ रहा है कि जैसे पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, तो यहाँ पे इलेक्शन के दौरान पार्टी की आइडियोलॉजी में किस तरह से चेंजेस आए हैं? पहले पार्टियां किस तरह से इलेक्शन करती थी अपने अपोजिशन से और अब किस तरह का माहौल हो चुका है? देखिए, अगर आइडियोलॉजी की आप बात करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। खासतौर पर 2014 से पहले का जो माहौल हुआ करता था, 2014 के बाद फिर एक तब्दीली आई है और परिवर्तन हुआ है, पूरे देश में परिवर्तन हुआ है। तो जिस तरह से एबीवीपी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं हुआ करता था, लेकिन जब देश में मोदी गवर्नमेंट आई और बीजेपी की सरकार आती है तो उसके बाद से फिर एबीवीपी के भी हौसले बुलंद हो जाते हैं, थोड़ी सी मजबूती आती है और उसके बाद फिर वो कैंपस में मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो जब इन एबीवीपी को मजबूत होता देखते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट यूनिटी बनाई गई है, जिसमें आयसा, एसएफआई और डीएसएफ, ये 3 पार्टियां जो अलग अलग हुआ करती थी, ये मुत्तहिद होने पर, गठबंधन करने पर मजबूर हुई। ये आइडियोलॉजी, वो तीनों लेफ्ट से बिलोंग करती हैं, लेफ्ट से उनका ताल्लुक है, तो वो एक गठबंधन देखने को मिला। लेकिन जब लेफ्ट गठबंधन यहाँ पर देखने को मिला तो बक्सा वजूद में आती है और बक्सा ने भी अपनी पहचान बनाई। पिछले इलेक्शन में हमने देखा है कि एक उनका बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। तो आइडियोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं, छात्र संगठनें जो हैं, वो एबीवीपी के अगेंस्ट इस चीज़ों को देखती हैं, क्योंकि एबीवीपी और बीजेपी को जब देखते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ रहते हैं और उसी पर यहाँ पर बात भी की जाती है। तो हमें लगता है कि जो मेन लड़ाई है वो एबीवीपी की जो एक लड़ाई है और आइडियोलॉजी जो है, और दूसरी लेफ्ट यूनिटी की जो आइडियोलॉजी है, इन्हीं दोनों पर ज़्यादा फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना पूरा तफसील से और डिटेल में इन सारी चीज़ों को बनाया। तो इसी के साथ हम आप तमाम से अलविदा होते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और जेएनयू इलेक्शन के लिए अपडेट के लिए आप तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।